नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी अलवर की, जहां न्यायिक कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां नदबई में भाई ने भाई की ली जान, जमीनी विवाद में गोली मारकर की हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर राजगढ़ से, जहां राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ शाखा अलवर हाईकोर्ट के सम्मान में न्याय कर्मचारी मैदान में अधीनस्थ जिला न्यायालयों के कर्मचारी गणों के पदों का पुनर्गठन किए जाने हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन राजगढ़ मुख्यालय पर चल रहा है। राजगढ़ मुख्यालय पर राजस्थान कर्मचारी संघ शाखा अलवर की ओर से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में राजगढ़ मुख्यालय से मनीष कुमार शर्मा ने मीडिया को अवगत करवाया कि आंदोलन पदों के पुनर्गठन की मांग के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मंदिर परिसर में चल रहा है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर राजगढ़ अलवर न्यायिक कर्मचारी दिनांक 19 जुलाई से सामूहिक अवकाश व अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। न्यायिक कर्मचारियों की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द पदों के पुनर्गठन के आदेश पारित करे। धरने पर न्यायिक कर्मचारी रतन लाल, मनीष नारायण, रामवीर, सुमन, संतोष, देवेंद्र, दीनदयाल सहित आदि लोग मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। नदबई में भाई ने भाई की ली जान, जमीनी विवाद में गोली मारकर की हत्या। बता दें कि भरतपुर जिले के नदबई तहसील के पिगौरा गांव में देर रात खौफनाक वारदात सामने आई। दरअसल जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिगौरा गांव में शनिवार रात करीब 8 बजे से 9 बजे के बीच दो भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई रिटायर्ड पुलिसकर्मी विजेंद्र शर्मा ने अपने छोटे भाई दौलत राम शर्मा को गोली मार दी। बता दें कि गोली लगने से दौलत राम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने आनन फानन में घायल को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाई। बता दें कि मृतक के बड़े भाई विजेंद्र शर्मा को आरोपी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक दौलत राम 27 साल पहले बढ़ चुकी पुश्तैनी संपत्ति में दोबारा हिस्सा मांग रहा था, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता था। शनिवार रात भी इसी को लेकर कहासुनी हुई, जो कि हत्या में तब्दील हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम आरबीएम चिकित्सालय में कराया जाएगा। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। गांव में घटना के बाद से मातम पसरा हुआ है और लोग स्तब्ध हैं। खेत के बारे में साहब लड़ाई कर रहा हूँ, जबकि उसका बट उसके पास पहले से 27 साल पहले से था। पापा ने 27 साल पहले समन को बट कर दिया घर से लेके और खेत तक। तो वो क्या है कि जब स्टार्टिंग में पहले ही और पिताजी ने वो खेत लियो, तो वो मम्मी के नाम करा दियो, पूछो करो कि ये खेत मैंने लियो, ये खेत में चाहिए, जो पुश्तैनी खेत उसमें से मेरा हिस्सा और चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर साहब हमने कहा भाई केरो 3 हिस्सा ले रखा हुआ है। पापा ने लियो, पापा ने चारों भाई और 5 ही बहन के नाम सबको चढ़ गया। अब साहब कल 8 से और 9 बजे के बीच में साहब छिप के आए हो, तो साहब हम सब ने रोटी खा ली। तो जो मृतक है दौलत, उसकी पत्नी पीहर में थी, तो साहब वो शाम को सर के मारे और गोबर पटक दे नाइट में जाम तो साहब आई तुम गोबर चाहते और फसल को चार करते। मैंने कहा चार करूँ मैं साहब वो पंखा चल लो, मैंने कहा ऐसी बिजली बंद हो या पंखा बंद कर दो। तो साहब गैलरी है उसमें और बगल में कमरा, तो उसमें होके और वो आंतों दीख को है। मैं जब बाग ढंग पहुँचो ना जो तक तो मैंने छाती में गोली मार दी है। मृतक मेरे भाई दौलत ने कही है कि गोली के मार दियो में मेरे भैया पुलिस वाले ने। फिर मैं भग के नहीं, मैं कि भाई पकड़ ले यार, भाई भगनी जाए पकड़ ले। तो साहब माने जोश में और बाकी मेरा भाई जो बड़ा विजेंद्र था जिसने गोली मारी, उसने साहब उसकी गर्दन पकड़ ली है। तो पुलिस वाला जो भाई हो उसने और फिर कम से कम नहीं तो 30 फुट खींच के ले गए वो भाई। फिर साहब बाग शरीर ढीलो पर हुए, वो गिर पड़े हुए। फिर हम सब बालक पर है, वो साहब बात छोड़ के नहीं और भाग के नहीं जा रहा हो। कई साल पहले साहब जब तूफान से आवा बात लट्ठा टूट गो तो बात टकरा के सड़क पर गिर पड़े हो। अगर लगा लगी हुई ना हुई हमें ना पता, पर बात टकरा के सड़क पर गिर पड़े हो। कौन सी गांव की घटना है ये साहब गांव पीमोरा थी और उसका मतलब का छोटा पुत्र नगेंद्र और था और एक तीसरा और साहब अज्ञात, उसकी हमें अंदाज ना हो। ये 3 थे। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र और रज्जू।
भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा के रामपुरा इलाके में एक निजी स्कूल की महिला टीचर से करीब 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता नीतू खंडेलवाल के SBI क्रेडिट कार्ड से 2 बार कुल 99,960 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली गई। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने ना तो कार्ड का उपयोग किया और ना ही किसी को OTP बताया। जब उन्हें ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन बाद में मामला रामपुरा कोतवाली थाने को सौंप दिया गया। नीतू खंडेलवाल ने खुद पड़ताल की तो उन्हें एक फर्म के नाम से शॉपिंग बिल मिले, लेकिन जांच में सामने आया कि वो फर्म भी कई वर्षों से बंद पड़ी है। फिलहाल रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या आप नाम बताओ सबसे पहले आपका? रीनू खंडेलवाल। हाँ, पति का नाम क्या है? यश खंडेलवाल। उम्र कितनी है आपकी? 49। क्या पूरी घटना हुई थी? घटना बताओ। पूरी घटना ये हुई थी कि मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था 99,960 रुपये का, लेकिन वो मैसेज ऐसे आया था कि मैंने SBI बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था पिछले साल, तो मैंने सोचा शायद ये वाला जो मैसेज है ना नेक्स्ट ईयर के 1 लाख की लिमिट का आया है, लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर मेरा 10 मई को मेरे क्रेडिट कार्ड से अमाउंट कट गया, फिर 4 जून को मेरे खाते से पेमेंट कट गया, लेकिन SBI बैंक से मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। फिर जब मेरे पास 2-3 जुलाई को मेरे स्कूल की तनख्वाह आई तब मेरे पास मैसेज आया, तब मैंने देखा कि मेरे खाते से तो बैलेंस कम हो गया है। तब मैंने पता करवाया मेरे हस्बैंड से कि भाई आपने निकाले पैसे, तो उन्होंने मना कर दी नहीं निकाले। तब फिर हमने जाके पता करा तो फिर ये हम पता चला कि क्रेडिट कार्ड से हुआ है। फिर जिसने हमको क्रेडिट कार्ड दिया था हमने SBI बैंक से हमने उस बंदे से फ़ोन पे बात करी, तो फिर उस बंदे से बात करने के बाद में उसने हमसे बोला कि आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड से कोई OTP आया? मैंने कहा नहीं आया। ना कोई लिंक आया है कि नहीं आया? किसी का फ़ोन आया कि मैंने कहा नहीं आया है। फिर उसके बाद में मैंने जो है उन्होंने बोला आपके पास SBI कार्ड का ऐप है डाउनलोड? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन पे सब बताया कि इस पर क्लिक करो, यहाँ करो। तो फिर मैंने वो बिल जनरेट करा जो बिल से हुआ था, तो उसमें 49,980 2 बार मेरे खाते से गए हैं 10 मई को पैसे क्रेडिट कार्ड से गए हैं। और ये इस तरह की घटना हुई। उसके बाद में फिर हमने साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर साइबर क्राइम से रामपुरा कोतवाली में हुआ है ये। कितनी तारीख को पता चला था आपको कि आपके साथ में? 3 जुलाई को 2-3 जुलाई को। 2-3 जुलाई को। इसके बाद में आपने सबसे पहले कहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई थी? हमने साइबर क्राइम में कराई सबसे पहले कंप्लेंट। वहाँ से आपको क्या मिला? साइबर क्राइम वालों ने बोला कि आप जहाँ के मूल निवासी, वहाँ पूछा उन्होंने कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा रामपुरा कोटा। तो उन्होंने बोला इधर तो कोतवाली लग रहा है, तो फिर कोतवाली में उन्होंने हमारी कराई। हम SBI बैंक भी गए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो साइबर क्राइम वाले देखेंगे, जबकि हमको किसी ने पूरी सूचना ही नहीं दी क्रेडिट कार्ड में कि कैसे क्या होता है, ऑटो डेबिट होता है कि नहीं होता, OTP को जनरेट होता है कि नहीं होता है। जबकि साल भर में हमने जो भी चीज़ें खरीदी हमने खुद ने खड़े होकर कार्ड को स्क्रैच कराया और उसमें पासवर्ड डाला है, उसके बिना हमारे कोई भी अमाउंट नहीं कटा। पहली बार ये इतना बड़ा अमाउंट कटा है। आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया था वो बैंक के थ्रू लिया था कि या फिर? बैंक के थ्रू लिया था। बैंक के थ्रू लिया था। SBI बैंक के थ्रू लिया था। बैंक की तरफ से क्या रिस्पांस दिया गया? अभी बैंक की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, किसी भी तरह से कोई मदद नहीं की गई? नहीं। अभी थाने पे क्या चल रहा है? अभी थाने पे मेरा पूरा बयान ले लिया गया है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर कोटा से, जहां भारत तिब्बत सहयोग मंच के तत्वाधान में नेहरू नगर स्थित रंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन मास के प्रथम सोमवार को भगवान शिव के निवास कैलाश मानसरोवर को चीन के अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु सामूहिक संकल्प लिया गया। इस अवसर पर मंच के चित्तौड़ प्रांत महामंत्री अरविंद सिसोदिया ने कहा कि अनादिकाल से कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थल है। चीन द्वारा इस पवित्र भूमि पर किया गया कब्जा अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य है। वहीं इसे मुक्त कराना प्रत्येक सनातनी का नैतिक कर्तव्य है। मंच को पूर्ण विश्वास है कि वो शुभ दिन अवश्य आएगा जब कैलाश मानसरोवर पुनः हमारे आधिपत्य में होगा, हम निर्बाध वहां आ जा सकेंगे। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।